नमस्कार दोस्तों, हमारा सफ़र चल रहा था ब्लैक वारंट किताब के साथ, जिसको लिखा है सुनील गुप्ता, जो कि सुपरिंटेंडेंट रहे हैं तिहाड़ जेल के, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जेल है। पिछले एपिसोड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा था, और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जेल से भागने के अलग अलग तरीके क्या थे। तिहाड़ जेल से भागने तो वो सुनील गुप्ता ने इस किताब में लिखे हैं ब्लैक वारंट में, जो मैं आपको इस एपिसोड में सुनाऊंगी। तो सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि 1976 में एक ऐसी ही प्रसिद्ध जेल ब्रेक हुई, मतलब जेल से भागने का एक प्रयास हुआ, जो तिहाड़ जेल में सुनील गुप्ता जी के अपॉइंट होने से बहुत पहले हुआ था। ये इमरजेंसी के वक्त के दौरान था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा MISA के तहत कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था। तिहाड़ में उस समय विजय राजे सिंधिया, नानाजी देशमुख, चौधरी चरण सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, प्रकाश सिंह बादल, लाला हंसराज और प्रेम सागर गुप्ता जैसे लोग कैद थे। विजय राजे सिंधिया और नानाजी देशमुख जनसंघ से थे, जबकि ट्रेड यूनियन लीडर जॉर्ज फर्नांडिस समाजवादी पार्टी से थे। क्योंकि सुविधाएं बहुत ज्यादा भीड़भाड़ वाली थीं, उच्च प्रोफाइल कैदियों के लिए आरामदायक स्थान बनाने के लिए खुले एरियाज का प्रयोग करके नए सेल बनाए गए। अगर उनमें से किसी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती थी तो हॉस्पिटल पास ही में था। जेल स्टाफ ने इतिहास को बनते देखा, जब नानाजी देशमुख और अन्य नेताओं ने कम्युनिस्टों के साथ बातचीत शुरू की और तिहाड़ जेल में जनता पार्टी का गठन हुआ। विजय राजे सिंधिया ने पार्टी के गठन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। वे वार्ड 3 में रह रही थी। उन्हें वार्ड 18 में स्थित नानाजी देशमुख से मिलने का तरीका खोजना था। उन्हें पता था कि वे योग के एक्सपर्ट हैं, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से एक पर्ची लिखवाई, जिसमें उन्होंने हर दिन 1 घंटे योग करने का आदेश दिया गया। जेल स्टाफ के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने देशमुख को हर दिन महिलाओं के वार्ड में जाकर राजमाता को योग सिखाने की अनुमति दी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितना योग किया, लेकिन इन चर्चाओं ने जनता पार्टी के बीज बोए। जब ये नेता इंदिरा गांधी को हटाने की साजिश रच रहे थे, तब वे जेल की बोरियत से लड़ने के लिए अन्य गतिविधियों में भाग लेते थे। अरुण जेटली जेल स्टाफ के साथ बैडमिंटन खेलते थे। जॉर्ज फर्नांडिस ने बहुत लिखाई की और धार्मिक झुकाव वाले चौधरी चरण सिंह हवन करते थे। प्रकाश सिंह बादल जनसंघ के नेताओं और कम्युनिस्टों के बीच संपर्क का काम करते थे और उन्हें एक साथ लाते थे। वे राजनीति पर चर्चा करते और कैरम खेलते थे। इस सभी उत्साह में अफसर को भांपते हुए आजीवन कारावास की सजा काट रहे 13 लोगों ने अपने बैरकों में सुरंग खोदी और 16 मार्च 1976 को तिहाड़ से भाग निकले, ठीक सोबराज के जेल ब्रेक से 1 दशक पहले। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि मेरे तिहाड़ में कार्यकाल के दौरान पहला बड़ा जेल ब्रेक 1983 की गर्मियों में हुआ, और इसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी JNU के छात्र शामिल थे। ये सब तब शुरू हुआ जब छात्रों ने उस समय के JNU के वाइस चांसलर PN श्रीवास्तव के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जिन्होंने एक इनडिसिप्लिन क्रिएट करने वाले मुद्दे के कारण एक स्टूडेंट को हॉस्टल ट्रांसफर कर दिया, जिससे पूरे स्टूडेंट्स की यूनियन ने, स्टूडेंट्स के ग्रुप ने शिक्षकों को, मतलब टीचर्स को घेर लिया। अप्रैल और मई के बीच स्थिति और बिगड़ गई, जब स्टूडेंट्स ने टेलीफोन्स और सारे के सारे बिजली कनेक्शंस काट दिए, जिसके चलते 10 मई को पुलिस ने कैंप्स में प्रवेश किया और दंगों और इनडिसिप्लिन के आरोप में 250 स्टूडेंट्स को गिरफ्तार कर लिया। कुल मिलाकर 170 मेल स्टूडेंट्स थे और 80 फीमेल स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया और अलग अलग जेलों में रखा गया। ये एक बहुत नॉर्मल सा मामला लगता था, जब तक कि अगले दिन यानी 11 मई को लॉकआउट काउंट में 55 फीमेल स्टूडेंट्स और 125 मेल स्टूडेंट्स गायब पाए गए। और यहाँ पर लॉकआउट का मतलब है जब मॉर्निंग जेल्स के सेल्स खुलते हैं और सारे कैदियों की गिनती होती है। हड़कंप मच गया। तनाव को संभालने में असमर्थ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल्स
MS ऋतु अपनी पत्नी की बीमारी का हवाला देकर छुट्टी पर चले गए। उन्होंने जेल को बंद करने पर भी हस्ताक्षर नहीं किए, जो कि इमरजेंसी के समय पालन किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, जो ये स्पष्ट रूप से था क्योंकि उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता। ये काम उनके डिप्टी शिवराज यादव पर पड़ा, वह व्यक्ति जिसे बाद में सोबराज के भागने के लिए दंडित किया गया। जल्द ही भागने की खबर मीडिया तक पहुंच गई। स्टूडेंट्स के खिलाफ एक नया FIR दर्ज करना पड़ा। जांचकर्ता उन स्टूडेंट्स के खिलाफ वारंट लेकर JNU पहुंचे जो जेल से गायब हो गए थे, लेकिन उनकी आश्चर्य की बात यह थी कि नाम वहां रहने वाले स्टूडेंट्स से मेल नहीं खा रहे थे। सभी ने गिरफ्तारी के समय फर्जी नाम दिए थे। तब सिस्टम में मौजूद बड़ी खामी को महसूस किया। कोई भी फर्जी नाम दे सकता था क्योंकि कोई आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस नहीं था। हम अभी भी नहीं जानते थे कि उच्च सुरक्षा वाली जेल में 180 स्टूडेंट्स कैसे गायब हो गए। वास्तव में ये हमारे कमजोर सिस्टम और स्टूडेंट्स की चालाकी का मिश्रण था। स्टूडेंट्स के रूप में उन्हें B क्लास कैदियों या विशिष्ट कैदियों के रूप में कैटेगराइज किया गया था, जिसका मतलब था कि उन्हें अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से या अपने साथियों से मिलने की अनुमति थी बिना किसी शारीरिक बाधा के, जैसे कांच की दीवार या लोहे की सलाखें। कई स्टूडेंट्स प्रभावशाली लोगों के बच्चे थे और जब उन्हें तिहाड़ लाया गया था तो पहले दिन बड़ी संख्या में रिलेटिव्स आए। उस समय की प्रथा थी कि सभी रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के हाथों पर मोहर लगाई जाती थी और जब वे जेल के गेट से बाहर निकलते थे तो इस मोहर की जांच की जाती थी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में एक रिलेटिव या फ्रेंड ही जा रहा है। ध्यान रखें, ये मई का महीना था। दिल्ली की गर्मी का चरम का समय था। चतुर स्टूडेंट्स ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि गर्मी और पसीने के कारण मोहर आसानी से दूसरे हाथ पर ट्रांसफर हो सकती थी। रिलेटिव्स ने अपनी मोहरों का उपयोग स्टूडेंट्स के हाथों पर मोहर लगाने के लिए किया और 180 स्टूडेंट्स बाहर निकल गए और फिर कभी नहीं पकड़े गए। यह एक अलग बात है कि अगर जेल के गार्ड सतर्क होते तो वह नोटिस कर सकते थे कि तिहाड़ से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या प्रवेश करने वाले रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की संख्या से लगभग 3 गुना थी। सुनील गुप्ता जी कहते हैं कि मुझे बताया गया कि JNU के स्टूडेंट्स में से कई आज बहुत बड़े प्रभावशाली ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब बड़े ऑफिसर्स हैं। उनमें से एक तो तिहाड़ जेल के ऑफिसर भी बने। 1988 में एक जेल ब्रेक हुआ जो हमारे जेलरों को दोपहर में कैदियों से मालिश कराने की पुरानी आदत का परिणाम था। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट LP निर्मल को हर दोपहर एक मालिश लेना पसंद था और अक्सर मालिश के बीच में झपकी ले लेते थे। उनके नियुक्त मालिशकर्ताओं में से एक ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है। जैसे ही उसने ऑफिसर को अपनी जादुई उंगलियों से सुला दिया, उसने नोट किया कि वह आसानी से उस वर्दी में बदल सकता है जो अधिकारी ने मालिश के दौरान उतार दी थी। मालिशकर्ता ने IP निर्मल के रूप में कपड़े पहने। कैदी तिहाड़ के मुख्य गेट से बाहर निकल गया, जेल अधिकारियों से सलामी लेते हुए। ये दिखाता है कि तिहाड़ में सभी कितने उदासीन थे। वे अपने खुद के बॉस को भी पहचान नहीं पाए। उन्होंने बस किसी को देखा जो कंधों पर 2 सितारों वाली वर्दी पहने था और उन्हें सलामी दे दी। सुनील गुप्ता जी बताते हैं कि बेशक हमने उसे जल्द ही पकड़ लिया क्योंकि वह बहुत दूर नहीं गया था। वह अपनी बहन के घर पर झपकी लेते हुए पाया गया, अभी भी LP निर्मल की वर्दी पहने हुए था। एक अन्य अवसर पर एक नशेड़ी ने भागने की कोशिश की। जब एक नशेड़ी को विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, मतलब उसे नशा नहीं मिलता है, तो वह इतना हताश हो जाता है कि कुछ भी कर सकता है। जाहिर है ये व्यक्ति उसी स्थिति में था जब उसने रात के बीच में जेल नंबर 3 की दीवार से छलांग लगा दी। जेल नंबर 1, 2 और 3 आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए यदि आप एक से कूदते हैं तो आप दूसरे में उतरते हैं। लेकिन अपनी वर्तमान मानसिक अवस्था में इस कैदी ने सोचा कि वह पहले से ही बाहर है। उसने वहां खड़े गार्डों से पूछा कि बस स्टॉप कहाँ है, जिसने सुनिश्चित किया कि उसकी जो फ्रीडम थी वो बहुत कम समय के लिए थी। 2015 में 2 लड़कों ने जेल नंबर 5 की दीवार से दूसरी जेल की बिल्डिंग में छलांग लगाई। ये महसूस करते हुए कि दूसरी जेल की दीवार से कूदना संभव नहीं है, उन्होंने दीवार में एक होल खोदने का फैसला किया और ये काम किया। कई ऐसे मामले रहे हैं जहां कैदी सर्विस वर्कर्स जैसे कि
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी के मजदूरों के साथ भाग गए हैं, जो कि डेली कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए तिहाड़ में आते थे। सोभराज के भागने के अलावा जिसने तिहाड़ को सबसे ज्यादा शर्मिंदा किया वह था बैंडेड क्वीन और संसद सदस्य फूलन देवी के हत्यारे शेर सिंह राणा का फरवरी 2004 में भागना। जब किसी कैदी को किसी अन्य शहर में अदालत में पेश होना होता है तो स्टेट पुलिस को उन्हें ले जाने के लिए लगाया जाता था, ना कि तिहाड़ के स्टाफ को जो कैदियों से परिचित होते थे। इसके पीछे तर्क ये था कि राज्य पुलिस स्थानीय रोड से अधिक परिचित होगी, जिससे वे सड़कों को अधिक कुशलता से क्रॉस कर सकते थे, मतलब नेविगेट कर सकते थे। आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाती हूँ। जैसे कि मध्य प्रदेश का कोई भी कैदी है, कोई क्रिमिनल है, अगर वो तिहाड़ जेल में कैद है तो उसकी जो पेशी उसको भुगतनी होगी वो मध्य प्रदेश में भुगतनी होगी और मध्य प्रदेश की कोर्ट्स में ही भुगतनी होगी। अब दिल्ली वाले पुलिस वाले उसको मध्य प्रदेश की कोर्ट्स में नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो रास्ता ही पूछते रह जाएंगे। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के जो पुलिस मैन होते हैं वो ही तिहाड़ जेल से कैदियों को पिक करते हैं जो उस स्टेट में जिसकी पेशी होती है। जिस कैदी की जिस स्टेट में पेशी होती है उसी स्टेट की पुलिस ही तिहाड़ जेल से उस कैदी को पिक करती है। अब ये ट्रांजिट्स जो कैदियों के होते थे ये वायरलेस सेट्स द्वारा किए जाते थे, और ये एक खामी थी जो बस वो क्रिमिनल किसी तरह एक्सप्लॉइट कर लेता था। 5 फरवरी 2004 को एक वायरलेस संदेश प्राप्त होने के तुरंत बाद एक टीम शेर सिंह राणा को हरिद्वार की अदालत में ले जाने के लिए आई। सिस्टम के अनुसार हमने सुरक्षा कर्मियों को डाइट मनी दी, यात्रा के दौरान भोजन के लिए एक भत्ता और उन्हें वारंट और अन्य दस्तावेजों के साथ सौंप दिया। कुछ समय बाद एक और पुलिस टीम प्रकट हुई। तब हमें समझ आया कि हमने राणा को पुलिस टीम को नहीं बल्कि एक अच्छी तरह से भागने वाली टीम को सौंप दिया था। सुनील गुप्ता जी बताते हैं कि हमने उस पुलिस टीम की जो राणा को लेने आई थी उसकी ठीक से जांच भी नहीं की। उनके पास हमारे द्वारा भेजे गए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की डिटेल नहीं थी, लेकिन हमने इसे जाने दिया क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि किसी भी देरी से अदालत नाराज हो जाएगी, और यही हमारे लिए राणा को तुरंत सौंपने के लिए पर्याप्त था। यही समस्या की जड़ है। जेल स्टाफ अदालतों द्वारा खींचे जाने से इतना डरता है कि वे किसी भी परेशानी से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। तो ये थे बहुत ही दिलचस्प किस्से कि कैसे तिहाड़ जेल से कई कैदी भागे और कईयों ने भागने का प्रयास किया, और कैसे कैदी अपना दिमाग लगा करके जेल से भागने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ इसको इतना शेयर कीजिए क्योंकि इसकी जो रीच है अभी बिल्कुल भी नहीं जा रही। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगले एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगी सुनील गुप्ता की उस डिटेल में जहां पर उन्होंने तिहाड़ जेल की अपनी पहली फांसी देखी, और फांसी किनकी थी? रंगा और बिल्ला की, जो कि भारत के सबसे ही खूंखार क्रिमिनल्स थे। तो हम देखेंगे कि क्या होता है उसमें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।